नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या तिवारी द एस्ट्रोलॉजी शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस शो में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी और सीक्रेट्स को खोलने की कोशिश करेंगे। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी इंडिया के फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र जी को। गले में मोटी मोटी मालाएं या फिर अंगूठियां क्यों नहीं पहनते हैं हाथों में? क्या होता है, मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे कहा था कि ये माला है, ये गेटअप वेटअप वो उनके लिए होते हैं जिनमें क्वालिटी नहीं। तो सौम्या आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो बात जहन में रख के मैंने 2000 से जो प्रेडिक्शन चालू की। नरेंद्र जी, आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं ज्वेलर था बाय प्रोफेशन और मेरे डैड जो थे मुझे कहते थे कि तुझे बहुत बड़ा ज्वेलर बनना है मेरे जैसा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं वो ज्वेलरी शॉप में लोगों के हाथ देखो, कुंडली देखो, और वो सब ज्योतिष चलता था और पापा आते थे तो सब उठ के भाग जाते थे। वही दौर से मेरी प्रेडिक्शंस सही होती थी, तो ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, ये बताइए ज्योतिषी का इतिहास कितने साल पुराना है? मेरी जो नॉलेज है तो रामायण काल जो था, तो रामायण में जो रावण थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे एंड उनकी रावण संहिता भी है। और कितनी गौरतलब बात है, जहाँ राम जी के और सीता जी के कदम रहे वहाँ पे इतनी जेम्स की माइंस है सौम्या। वहाँ पे येलो सफ़ायर, वाइट सफ़ायर और वो पूरे क्वालिटीज़ के जो है वहाँ पे जेम्स होते हैं। तो रावण जो था वो काल से ही मतलब एस्ट्रोलॉजी का ये सब चलता था। तो रावण जो है नवरत्न का मुकुट धारण करते थे, तो उनका जब वध हुआ था ना, तो उनका जब मुकुट गिरा था तो उसके बाद उनका वध हुआ था। तो इतना उनको प्रोटेक्शन था, जेम्स के बारे में उनका नॉलेज था। लेकिन सीता जी के पैर वहाँ लग गए, उनके आंसू, तो वहाँ पे आज देखो श्रीलंका में इतने रत्न और इतनी माइंस है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और आप जब भी वो रत्न वहाँ के धारण करते तो उससे निजात मिलती है लोगों को। एक बात तो और भी सुनने में मतलब आई है, अब देखो भगवान का नाम ले लेके तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लोग बताते हैं। मुझे भी बताई गई थी कि जो भगवान राम जी जो है वो सूर्यवंशी राजा थे, तो वो लोग रूबी पहनते थे, तो मुकुट में उनके रूबी धारण होता था। एंड सेकेंड थिंग जो है, सीता जी को जो अंगूठी राम जी ने हनुमान जी के द्वारा भेजी थी वो रूबी की थी। तब से मतलब रत्नों का इतिहास, ज्योतिष का इतिहास। और रामायण काल में जो है ना, अभी जैसी 12 राशियाँ होती है ना, तो वो दौर में जो था नक्षत्र देख के, 27 नक्षत्रों को देख के भविष्यवाणियाँ की जाती। और मुझे लगता है वो करेक्ट था, क्योंकि एक राशि के लोगों को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो उनके नेचर सरीखे नहीं थे, लेकिन एक नक्षत्र है, एक राशि में जो 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो उनका वो दिखा है मुझे वहाँ पर। तो वो प्रोसेस तो रामायण काल से चलते आ रहा है, फिर तो महाभारत में आया, तो इतिहास बहुत पुराना है। ये एस्ट्रोलॉजी शो जनरल तो नहीं रहेगा सौम्या, क्योंकि मैं इसमें ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये जो लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, हमारा एस्ट्रोलॉजर को तो भगवान ही समझ लेते हैं कि उसको कल का बताओ, उसको खुद का नहीं पता होता है, मुझे नहीं पता होता है मेरा क्या होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि ग्रहों का असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। जी, उसका इफेक्ट पड़ने का मेन वजह जो है ना, सूरज है। ये जो हमारा ऑर्बिट है और वो सूरज को प्लेनेटरी, सभी पोजीशन जो है प्लेनेटरी, तो वो सूरज को सब प्रदक्षिणा करते। इसका मतलब सूर्य में और वो बाकी के प्लैनेट्स में कुछ कनेक्शन है। तो कनेक्शन ये है कि अगर आप सूर्य को कुछ दे रहे हो तो सूरज भी आपसे कुछ ले रहा है। और गौरतलब बात यह है कि सूरज की किरणें जो है वे हमारे अर्थ के ऊपर आ रही है। 8 मिनट में अर्थ के ऊपर सूर्य की किरणें आ जाती है। तो वही एक वजह है कि ये किरणों की वजह से हमारा माइंड संचालित होता है। सूर्य मेन सोर्स है, अगर सूर्य नहीं होता तो एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। सूरज की रोशनी की वजह से ये चल रहा है। आप हमारे एस्ट्रोलॉजी शो में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रही हैं, जिन्होंने लगभग 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। प्लीज वेलकम जीनत अमान। वेलकम जीनत जी, आपका एस्ट्रोलॉजी शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको ताज्जुब होगा कि मैं जीनत अमान यहाँ एस्ट्रोलॉजी शो में क्या कर रही हूँ। दरअसल आई मेट नरेंद्र जी एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट।
मेरी माँ हिंदू थी और मैं उनके साथ पली बड़ी हूँ। ऐसा कोई मंदिर नहीं है काठमांडू से कन्याकुमारी तक जहाँ हम लोग साथ में नहीं गए। उन्होंने मेरी जन्मपत्री निकाली, मेरे बच्चों की जन्मपत्री निकाली, और वो एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। सो आई फॉलोड हर इंटरेस्ट ऑल्सो। मैं दुनिया में काफ़ी घूम चुकी हूँ, अलग अलग मुल्क विज़िट कर चुकी हूँ, और मैंने ये गौर किया है कि हर मुल्क के लोग अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं किस्मत के बारे में, संवारना चाहते हैं अपनी किस्मत को, लेकिन ये वो कैसे करें, किस तरह से करें। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू। नरेंद्र जी, ये जन्म राशि का मतलब क्या होता है? जब मैं पूछता हूँ कि आपकी जन्म राशि कौन सी है, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सन साइन बताना चालू करते हैं, मेरे नाम से ये राशि। एक्चुअली जन्म राशि का जो मेन जो है जन्म राशि से ही चल रहा है। अगर आपको आपकी जन्म राशि परफेक्ट है तो राइट नाउ आपकी पोजीशन कैसी चल रही है, गुरुबल कैसा चल रहा है, शनि क्या इफेक्ट दे रहा है ना, चंद्र क्या इफेक्ट दे रहा है, वो सब जन्म राशि से ही चलता है। अगर आपकी जन्म राशि पता नहीं, अब चालू नाम तो मेरा नाम जैसे नरेंद्र है तो कितनों के नाम नरेंद्र हो गए। एस्ट्रोलॉजी का मेन बेस क्या है कि जैसे कंप्यूटर में स्पेशली जब हम कोड वर्ड डालते हैं ना, आपका मोबाइल का तो होगा है ना जो डालते हैं, तो कोड वर्ड अगर करेक्ट डालेंगे तो पूरा डाटा आप खोल सकते हो। अब आप जनरली अगर आपकी जन्म राशि नहीं बताते तो यार आप एक आगे क्या बढ़ोगे, और फिर गलत किसी को भी आप रास्ते में भविष्य उसको पूछते भी नहीं, यार तेरा एस्ट्रोलॉजी तुझे आती भी है या नहीं, तूने कितने प्रेडिक्शंस करेक्ट दिए। आपकी कोई सहेली आपको हाथ दिखा देगी तो आप उसको हाथ दिखा दे, बोलती है अरे तेरी तो 2 शादियाँ होने वाली है। वो लड़की जिंदगी भर याद कर मेरी तो एक ही शादी हुई, दूसरा गया किधर। अगर जन्म राशि करेक्ट नहीं है, अगर मैडम जन्म टाइम करेक्ट नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, सब गलत है। तो इसका बहुत महत्व है जन्म राशि का। अच्छा, ये बताइए चंद्र कुंडली क्या होती है? अभी जनरली क्या होता है, ये चंद्र कुंडली का जो कंसेप्ट है, ये जो भृगु संहिता, जो भृगु ऋषि थे ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी में दिलीप कुमार समझ लो उनको, वो टाइम के। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि चंद्र जो भृगु संहिता में जो भृगु ऋषि थे, उनका ये कंसेप्ट था कि अर्थ के जो करीब है ये मून प्लेनेट है चंद्र, जो सूर्य की वजह से चमकता है और पृथ्वी को प्रदक्षिणा करता है, एंड वेरी फास्ट मूविंग प्लेनेट। वो 2.5 दिन में राशि बदलता है। शनि को 2.5 साल लगते हैं, गुरु को 1 साल लगता है, शुक्र को 1 महीना लगता है, 29 दिन है ना, सूर्य को 1 महीना। तो ये सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है और अपने बॉडी में 70% वाटर है, अर्थ के ऊपर भी 70% वाटर है। जब पूनम की रात होती है तो समुद्र पूरा खोल जाता है, 10 फीट पानी ऊपर आता है, और जिस दिन मतलब पौर्णिमा भी होती है तो उस दिन से मून की इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो उनका वो कंसेप्ट था। लेकिन लग्न कुंडली आने के बाद, जब कुछ हज़ारों साल पहले जब लग्न कुंडली आई, तो इससे बहुत सी चीज़ें 70% तक करेक्ट आती है। बहुत महत्व होता है चंद्र राशि का, लेकिन इतना भी नहीं होता कि उससे पूरी प्रेडिक्शन की जाए। और इंडिया ये बात समझ ले कि अगर एस्ट्रोलॉजी में आपको जाना है तो जन्म राशि आपको पक्की पता होनी चाहिए, नहीं तो हर प्रेडिक्शन गलत होगा। नरेंद्र जी, क्या वाकई हाथ की लकीरों से किस्मत जान सकते हैं? मैडम देखिए, कुंडली जो होती है ना, आज का जो प्रोग्राम है, मैंने जो राज खोलने हैं, तो एक कुंडली शास्त्र में कैसा है, कुछ खामियां हैं जो मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये जो हाथ की लाइनें होती है ना, आपके हाथ के ऊपर जो लाइनें हैं, आप पूरा वर्ल्ड के प्रिंट मंगा लीजिए, आपके हाथ का मिलता जुलता प्रिंट कहीं नहीं मिलेगा। तो ओल्ड एज में जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना मैडम, वो एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, पाल्मेस्ट्री भी करते थे, चेहरा देख के भी देखते थे। लेकिन ये जो हस्तरेखा और कुंडली का जो कंसेप्ट मिला के करते हैं ना, तो ज़्यादा उसमें मतलब ये आता है, परफेक्शन ज़्यादा आता था। थैंक यू। थैंक यू। ये दशा महादशा क्या होती है? देखिए, दशा महादशा जो रहती है ना, ये भी मेन रहता है। जैसे आपने देखा है कोई सेलिब्रिटीज जो रहते हैं ना, वो उनका एक पिकअप पीरियड रहता है। यानी कोई 10 साल राज करता है, कोई 20 साल राज करता है। मैडम ने तो 40 साल किया है, इनको कोई दशा महादशा का असर ही नहीं पड़ा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों को, मैंने क्रिकेटर्स को बहुत गाइडेंस दिया है, सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिशियन, एक इनका स्पेसिफिक दौर होता है। तो कुंडली में जब वो ग्रह जब आता है आपकी महादशा में, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट चालू होता है, यानी उससे प्रभावित आपकी ज़िंदगी रहती है। अब उसकी महादशा में उसकी अंतरदशा जब चलती है,
वो जब उसके अपोजिट ग्रह की अंतर्दशा आ जाए ना तो आदमी की पोजीशन बिगड़ना चालू होती है। अब आप बोलेंगे कि शनि में अगर मंगल की अंतर्दशा आ जाए, दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, बट उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, तो वो टाइम पे फिर ग्रह की जो डिग्रीज रहती है कि कितनी डिग्री पे ग्रह है, ग्रह किसकी दृष्टि में है, ये प्लैनेट को कितने और प्लैनेट देख रहे हैं, ये पूरा प्लस माइनस होकर उसका फल निकलता है। नरेंद्र जी, हाथ की लकीरों से क्या उम्र का भी पता चल सकता है? मैडम कोशिश तो बहुत करते हैं। मैंने इतने लोगों की हाथ की लाइनें देखी है, ऐसी डबल डबल हाथ की लाइनें थी, मगर वो अभी ऊपर है वो लोग। मैंने देखा है ये नहीं होता है। लाइफ का भगवान ने किसी के भी हाथ में दिया नहीं है, लेकिन हम कितना भी कुछ करें ना, आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, क्लोन्स बना लो, सब कुछ कर लो, मगर किस्मत और मौत आप नहीं ला सकते। कब कौन जाएगा और कब कौन आएगा ये कोई भी नहीं जान सकता। जिस दिन साइंस एक कॉकरोच भी अगर मर गया और उसको अगर जिंदा कर देना तो शायद ये दुनिया नहीं रहेगी। और ये लोग डॉक्टर लोग भी मानते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे आप बोलते हैं ना कि अब ऊपर वाला मालिक है, बोलते हो ना जी। क्या हाथ की लाइनें बदलते रहते हैं? या डेफिनेटली, अगर आप आपके हाथ का प्रिंट लेके रखेगी और 3 मंथ्स के बाद देखेगी तो उसमें चेंजेस आता है, बट जो मेन लाइंस होती है ना उसमें नहीं आता है। हेयर के साइज की जो बारीक लाइंस रहती है, इससे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका पोजीशन, समझ लो आपकी फाइनेंस धन रेखा जो होती है, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, उसके ऊपर अगर क्रॉस आ जाए बारीक तो पैसों का नुकसान हो जाता है। तो किसी के शेयर बाजार में पैसे चले जाते हैं, तो किसी के, अब पैसे आने का तरीका है मैडम, तो जाने का भी बहुत तरीका है, लेकिन लाइंस जरूर बदलती है। आप अपना हैंड प्रिंट लेके देखिए और 3 मंथ्स के बाद देखेंगे उसमें बहुत चेंजेस दिखता है, लेकिन बारीक लाइंस बदलती है, बड़ी लाइनें नहीं बदलती। हाथ, दोनों हाथ तो अपने ही हैं, तो ऐसा क्यों है कि लाइंस बिल्कुल अलग अलग हैं? नहीं देखिए, जो हस्तरेखा जो शास्त्र है, तो इसमें कहा गया है कि ये जो लेफ्ट हैंड होता है ये आपके वाइफ का होता है, और राइट हैंड जो होता है वो आपके खुद का होता है। तो लेडीज लोग, और अगर आप लेडी हैं तो लेफ्ट हैंड जो रहता है वो आपका भविष्य लेफ्ट देखकर देखते हैं। तो बीवी को नहीं क्या लेफ्ट में बिठाते हैं शादी में, तो जब कोई लेडीज को अगर डरावनी फिल्म दिखाई जाए तो उसका लेफ्ट वाला माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वो साइंस वाले बोलते हैं, तो मैंने भी ले लिया वहाँ से। अब मैडम यहाँ पे मुझे ना एक प्रॉब्लम दिखी। अब मैंने सच बोलने की तो आपको प्रॉमिस किया है ना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये आपके बीवी का हाथ है। अब मुझे बताइए, पुराने दौर में एक एक राजा की 100 शादियाँ होती थी, अब एक ही हाथ और उसकी इतनी बीवी के हाथ, ऐसा हो सकता है क्या? वो जो कंसेप्ट है वो गलत है। ये लेफ्ट हैंड आप ही का होता है, तो आपका जो फास्ट होता है, जो दौर गुजर चुका है, तो वो पास्ट वाला दौर आपके लेफ्ट हैंड में दिखता है, ये बात पक्की है। जी, थैंक यू नरेंद्र। अच्छा, हथेली पे तिल का मतलब क्या होता है? अब मैडम फिल्मों में भी है ना, तिल दिल विल, कितने गाने देखे होंगे ना आपने। वो तो फिल्म की बातें हैं, हाँ। वो तो सब मेक बिलीव बातें हैं, ये हम हकीकत आपसे पूछ रहे हैं। नहीं जी, आपने पूछा है मुझे, तो तिल जो होता है दिखता छोटा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, और बॉडीज में हर जगह तिल होते हैं, तो उससे बहुत प्रेडिक्शन जो है ना 70% आता है। बट वो तिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, उसके भी शेप रहते हैं। वो तिल के साइज का होगा या फिर राउंड होगा या ब्लैक कलर होगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो स्पेशली लेडीज लोगों के तिल बहुत इफेक्ट करते हैं। आप देखिए फिल्मों में भी जिनके लिप्स के ऊपर तिल रहता है ना, वो बहुत गुड लुकिंग एक्ट्रेसेस रह चुकी है अपने फिल्म इंडस्ट्री में, और बाकी तो नकली लगा लेती है, कभी इधर कभी उधर। मैंने मार की वहाँ पिंपल होता है तो उसके ऊपर तिल लगा लेते हैं और उसके ऊपर एक गाना भी गा देते हैं। नहीं, सुनिए, एक और सवाल है। जी। क्या नरेंद्र जी कुछ कलर्स लकी होते हैं? मैडम, कलर्स का इफेक्ट तो है। एक आम आदमी को अगर मैं लकी कलर दे दूं तो उनको उतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट आप जैसी सेलिब्रिटीज अगर लकी कलर फॉलो करते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है उसका। अच्छा नरेंद्र जी, मैं आपसे पर्सनली एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये बताइए, मैं ऑनेस्टली एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करती। ओके, जब मैंने सोचा कि ओके मुझे ये शो करना है, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। बट क्या ऐसी बात है इस एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी में जो आपकी दुनिया बदल देती है या आपकी किस्मत चेंज कर सकती है? एक्चुअल में सौम्या, ये जो
सवाल आपने पूछा है ना, एज ए डॉक्टर ये करेक्ट है। क्या होता है, जब तक इंसान पे वक्त नहीं आता ना, डॉक्टर की भी कीमत नहीं पता चलती और एस्ट्रोलॉजर की भी नहीं पता चलती। जब पेट में दर्द उठता है ना, तो फिर डॉक्टर याद आता है। जैसे जब शनि राशि में आता है ना, जब आपकी राशि में, और फिर वो जो काउंसलर आने चालू होते हैं, वो टाइम पे एकदम एस्ट्रोलॉजी ढूंढना चालू हो जाता है। अब मुझे बताइए, पुराना 7000 ईयर्स एगो जब राम राज था, महाभारत था, हर जगह तो एस्ट्रोलॉजी पे इन्होंने रिसर्च किया। उन लोगों को क्या पड़ी है यार इतना करने की? वो सालों साल वो चीज़ों पे उनका बेटा कर रहा है, दादा कर रहा है, पोता कर रहा है, इतना रिसर्च करके उन्होंने ये दिया है। और सौम्या, जब आपकी बेटी की शादी होगी ना, और जब बहू आने वाली होगी ना, तब सब पता चल जाएगा आपको एस्ट्रोलॉजर किस लिए चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, इसको मंगल तो नहीं है, इसको शनि तो नहीं है, इसके लक्षण कैसे है, सब याद आएगा। अभी नहीं आएगा, वक्त है, आने दो आने। पर आप मुझे एक बात बताइए, एज बीइंग अ डॉक्टर, फॉरगेट अबाउट डॉक्टरी, Yeah. एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करूं? फॉर सक्सेस के लिए देखो सौम्या, मैं लक की बात आपको बताता हूँ कि 2 सेम हॉस्पिटल सेम स्पॉट पर है, पूरा उनका टेक्निकल जो है सब डिपार्टमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, डॉक्टर्स की क्वांटिटी, उनके मशीनरीज, एवरीथिंग इज सेम। बट एक हॉस्पिटल पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाता है, डेली उनका जो कलेक्शन है वो लाखों में चला जाता है, और सेम हॉस्पिटल बाजू में होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता। तो वो क्वालिटी अगर आप में है और आप कोशिश करते हो और फिर सफलता आपको नहीं मिलती है, तो एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी करो या कितने भी आशीर्वाद लो या कितना भी कुछ करो, कोई असर नहीं करने वाला। और किस्मत को एक मौका देना चाहिए, ऐसा पुराने लोग कहते हैं। नए लोग तो किस्मत है ही नहीं। आप ऑडियंस में से अगर कोई नरेंद्र जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए। देखिए नरेंद्र जी, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। जी, एक तो वेलकम। अभी जैसी बात हुई थी डॉक्टरी से संबंधित, मैं ये जानना चाहता था, डॉक्टर लोग अपने प्रयासों से, बीइंग ए डॉक्टर आई एम आस्किंग यू, डॉक्टर लोग अपने प्रयासों से आदमी की उम्र बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी सफल भी होते हैं। जी, क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा तरीका है जिससे आदमी की उम्र बढ़ाई जा सके? देखिए उम्र का फॉर्मूला मैंने कहा ना, मैंने 30 इयर्स बचपने से देखा है। उम्र का कोई गारंटी नहीं है, आपका कल क्या होगा कोई नहीं पता। ऊपर वाले ने जितनी सांसें आपकी लिखी है उतना ही रहेगा सर। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत से लोगों को अभी बात कर रहे थे और कल न्यूज़ आई कि चले गए अचानक। ये चीज़ें देखिए, लाइफ का आप ऊपर वाले पे छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए कि कुंडली में ये जो हम सुनते हैं राजयोग है कुंडली में, जी। वो क्या होता है बेसिकली? एक्चुअल में राजयोग का जो मतलब है, राजयोग, राजा किसे कहते हैं कि जिसका पावर वर्क करता है। तो राजयोग का मतलब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि पैसा आ जाना, बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से बंगले आ जाना, ये राजयोग नहीं है। राजयोग का मतलब ये होता है कि आपके हाथ में पावर्स है। तो राजयोग जो क्रिएट होता है तो सूर्य की वजह से होता है। अगर सूर्य आपकी पत्रिका में अच्छा है और साथ में मंगल गुरु है, तो ही लाल लाइट आपकी गाड़ी के ऊपर लगेगा और पावर्स आएंगे। अच्छा अब ये बताइए मुझे कि ये राहु काल क्या होता है? हाँ, ये राहु काल जो है ना, ये छाया ग्रह बोला जाता है। ये कोई प्लेनेट नहीं, स्टार नहीं है, बट इनका इफेक्ट आता है। राहु काल में अगर आप कोई काम करते हो तो सक्सेसफुल नहीं होता। तो बड़ी बड़ी पार्टीज आपने सुना होगा कि राहु काल में वो शपथ ग्रहण नहीं करते, राहु काल में प्रोग्राम पोस्टपोन करते। इवन बहुत से लोग आते हैं तो राहु काल में ऑपरेशंस वगैरह नहीं करते। लेकिन मैं सर एक बात बताऊँ, आप डॉक्टर लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे एक ही कहना चाहूँगा, जब इमरजेंसी आए ना तो कौन सा भी काल वाल प्लीज़ मत देखिए। इमरजेंसी इज इमरजेंसी, फट से ऑपरेशन कर लेने चाहिए। तब कोई राहु काल काम में नहीं आता है, कोई केतु काल नहीं आता है, कोई नवग्रह नहीं आता है, वो उनकी इच्छा होती है। अब मैं फिर से ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। नरेंद्र जी, दिस इज मैथ्यू जोसेफ, मैं वाशी मुंबई से हूँ। जी, स्वागत है आप। सर वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन आपके बारे में काफ़ी सुना मैंने कि आपका शो है, और जीनत जी भी आ रहे थे तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को यहाँ तक आने के लिए। अरे मेरे फादर भी आने का बोल रहे थे, मैंने रोक दिया उनको, बोला भाई तुम आएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। मेरी भी फेवरेट है, मेरे फादर की भी है और एक दादाजी थे उनकी भी है। मुझे बस एक ही क्वेरी थी जो मैं आपसे पूछना जी, चाहता जी। था। मैं भी किसी के फार्मा बिजनेस को रन करता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजनेस को बढ़ाने के कुछ उपाय रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में और इट रियली हेल्प्स?
हाँ, अभी देखो उसके बढ़ाने के लिए आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को तो मिलना पड़ेगा, थोड़ा 1 आध साल उसको देना चाहिए। ऐसे 2 दिन में किस्मत नहीं बदलती है ना, तो उसको थोड़ा उसका सजेशन लेना चाहिए। बट सर ये हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, तो ट्राई योर लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है काल सर्प दोष, जिससे लोग बहुत डर जाते हैं, वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है कुंडली में? शास्त्र के हिसाब से कहा गया है मैडम कि पिछले जन्म में नाग नागिन जब रोमांस कर रहे थे तो वो बंदे ने उनकी हत्या कर दी, इसलिए उनको ये जन्म में उनका दुख सहना पड़ रहा है। तो नाग नागिन का उनको श्राप लग जाता है कि अगले जन्म में आप भी ऐसे दुखों को देखोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये अगला जन्म पिछला जन्म मैडम किसी ने नहीं देखा हुआ है ना, किसी को पुनर्जन्म याद आता है, किसी को नहीं आता है। और मुझे एक सवाल हमेशा लगता है कि पुनर्जन्म बड़े सेलिब्रिटीज़ को क्यों नहीं याद आता है, तो जनरल आदमी को ही क्यों याद आता है? एक आधा अकबर बिरबल या बड़ा कोई राजा हो या कोई इनको याद है तो इंडिया की पूरी कड़की दूर हो जाएगी ना, कहाँ सोना छुपा के रखा है, क्या है बताएंगे, है ना। जी एक सवाल आ रहा है दिमाग में। हाँ। आप शौकीन हैं, मॉडर्न हैं, फैमिली मैन हैं, जी। फादर हस्बैंड फ्रेंड हैं, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने? एक बार मैं आपकी लावारिस पिक्चर देखने गया था, 7th स्टैंडर्ड में था। मम्मी ने 5 रुपए दिए थे और हम ये प्रिपरेशन के साथ गए थे कि ब्लैक में खरीद लेंगे 4 रुपए की, 1 रुपए में समोसा वमोसा मिलता था 80 पैसे प्लेट, तो 5 का बजट था। बट वो लक ऐसे चला ना, मेरा जो फ्रेंड था ना उसको 2 टिकट मिल गई घुस के, ऐसे हाथ डाल के निकालनी पड़ती थी, तो मेरे पास 3 रुपये बच गया था। तो मैंने वो टाइम पे मुझे आता है हमारा जो महल एरिया है वहीं से ही घर आना पड़ता था, तो मैंने हस्तरेखा वाली एक बुक ऐसी मुझे दिखी तो मैंने वो खरीद ली थी, वो शायद 2 रुपए की कुछ तो भी थी। और मैडम वो भगवान देखो अपना खेल खेलता है, जिसको सुपरस्टार बनाना है ना वो कैसे भी बन जाता है। मुझे एस्ट्रोलॉजर बनाना था तो वो ऐसा कुछ चक्कर चला कि मेरी प्रिडिक्शन तभी से सही होती थी। आज भी वो लोग मेरे साथ मौजूद है और वो बता दे कि नरेंद्र जी आपने ये बताया। और आपके मूवीज़ ने हमें हमेशा पैसे ही दिए बचपन में। अब आप बोलेंगे कैसे मुझे पैसे मिलते थे मैडम की तरफ से। छैला बाबू पिक्चर राजेश खन्ना जी के साथ आपने की थी, वो फिल्म में एक गाना था, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए। वो गाना मैडम इतना सुपरहिट हो गया था कि थिएटर में हम लोग जब जाते थे तो पीछे की पब्लिक जो बालकनी में बैठती थी ना, तब बालकनी का बड़ा वैल्यू होता था, सब कोई बालकनी में नहीं बैठ सकते थे ना, तो वहाँ से वो कॉइन्स फेंकते थे, 1 रुपीज़, 50 पैसा, 25 पैसा, और हम लोग 3rd क्लास की पहली लाइन में बैठते थे कि जितने पैसे नीचे गिरे, 1-2 बार तो पर्दे पे भी चढ़ जाते थे तो 2, 4, 5 रुपए तो कमा के ही बाहर निकले। वो गाना ख़त्म हुआ कि हमने पिक्चर छोड़ दी, क्योंकि एंड तो हमको पहले ही पता था, बार बार कौन एंड देखेगा, है ना। तो गाना ख़त्म, हम बाहर। So funny. चलिए मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़ पूछिए। My name is Dr. Siddharth Gautam. जी, मैं भी welcome. थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं एक्चुअली केप टाउन से हूँ, साउथ अफ्रीका। मैं वहीं रहता हूँ। इंटरनेशनल भी आ रहे हैं हमारे इसमें पहले ही प्रोग्राम। थैंक यू आप वेरी तो मच। इतना फेमस तो नंबर 1 इंडिया का थैंक एस्ट्रोलॉजर। यू। मेरा सवाल है इज लिंक टू माय प्रोफेशन। या जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, हम एज डॉक्टर्स, वी एज डॉक्टर्स यूज ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच Yeah. टुवर्ड्स ट्रीटिंग अ पेशेंट। वो वाला प्रिंसिपल आप क्यों नहीं यूज करते हो जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट? वो व्हाई इज इट नॉट देयर इन दिस मतलब काइंड ऑफ आपके टीम? कहने का मतलब है कि टीम वर्क क्यों नहीं करते? जैसे आप exactly. लोगों की टीम होती है, एक जन सुला देता है, एक जन उठा देता है, ये एक जन काट देता है, एक जन बिल बना, ऐसे ही ना। ऐसी एग्जैक्टली ऐसी है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर लोगों में ना ईगो बहुत होता है यार, वो दोनों की जमती नहीं है। वो हम एक दूसरे को यही बताने का कोशिश करते हैं, भाई तुमको क्या है, तुम्हारे से बड़े तो हमारा नॉलेज है। और जब भी 2 एस्ट्रोलॉजर बैठते ना मैडम, वो कभी एग्री नहीं, भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, बट 2 एस्ट्रोलॉजर आपको एक जगह मार करते हुए नहीं मिलेंगे। मैं दावे के साथ बताता हूँ। हमारा ये शो बहुत ज़्यादा ही रोमांचक होता जा रहा है। अब नरेंद्र जी, आपसे मैं चाहूँगी कि इस द एस्ट्रोलॉजी शो के थोड़े से कुछ राज खोलिए। अब आप लोग पूछते कि एस्ट्रोलॉजी कितना, मैं जो 70% बोलता हूँ,
तो आज मैं आपको जो एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ वो देख के आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 70% होती है, उसके ऊपर नहीं होती। अब देखिए, मैं आज आपके सामने ऐसे दो इंसानों को हाजिर करने वाला हूँ इस प्रोग्राम में कि जिनकी उम्र लगभग 49 ईयर्स है, ओके, और दोनों की होरोस्कोप एक जैसी है। एक जैसी मीन्स थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर दो लोगों की होरोस्कोप एक जैसी है, दोनों लोग 50 साल के आसपास के हैं, तो अगर होरोस्कोप, ग्रह की डिग्रीज, प्लेनेटरी पोजीशन सब सेम है, तो वो लोगों का लुक सेम होना चाहिए था, किस्मत 100% सेम होनी थी, एवरीथिंग सेम होना था। बट मैडम वो सेम नहीं है। और ये राज में, ये जो सीक्रेट्स है एस्ट्रोलॉजी का, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है। और मेरी किस्मत देखिए आप कि मेरे ही शहर में मुझे वो दो लोग मिले कि जो 50 साल पहले नागपुर में जन्म लिए थे और वो नागपुर में ही मिले। तो मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर निलय अवसरे जी को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। वेलकम टू द शो निलय जी। नमस्ते। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनको स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर अलंकेश चक्रवर्ती जी। अलंकेश जी, स्वागत है आपका। अब देखिए, ये दोनों के तरफ देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जुड़वा है। मैं एग्जाम्पल अगर लाना चाहता ना तो 15-20 साल के लड़के का भी लेकर आता, तो वो बात पूरी नहीं होती। अब देखिए, दोनों की राशि भी मकर राशि आती है और दोनों की मीन लग्न की कुंडली है, प्लेनेटरी पोजीशन सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों में पर्सनैलिटी वाइज अगर आप एक बात गौर करेंगे तो दोनों का जो वर्ण है वो सांवले कलर के। एंड दूसरी बात यह है मैडम कि दोनों भी एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, दोनों भी रेलवे में जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में। इतने सालों से एक ही ऑफिस में होने के बावजूद भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो मैं निलय जी से पूछना चाहूंगा कुछ चीजें कि आपको कभी लगा था कि आपके रेलवे में ही ऐसा कहीं होगा जिसकी होरोस्कोप और आपकी होरोस्कोप बिल्कुल सेम मैं होगी? कभी इनसे मिला नहीं, रेलवे में रहकर भी मैं कभी इनसे मिल नहीं पाया और मुझे मालूम भी नहीं था इनकी डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ एक जैसा है करके। नरेंद्र जी के शो में आने के बाद इन्होंने जो रिसर्च करके हम दोनों का बर्थ डेट एक है करके बताया, उसके बाद मैं इनसे मिला तो काफ़ी चीज़ें जो है एक समान हम दोनों में दिखी। अब देखिए, समानता जो दिखी है ना मैडम, तो आप देखिए दोनों भी गवर्नमेंट जॉब में और एक ही ऑफिस में। इसको कितने बच्चे हुए हैं? दोनों को एक एक लड़की है। अब अलंकेश जी से मैं मिला और मैंने जब इनसे रिक्वेस्ट की, ये बहुत बड़े अच्छे इंसान है। देखो, दोनों की मातृभाषा कितनी अलग अलग है, कुंडली सेम है, एक बंगाली जी है और दूसरे मराठी है। कुंडली सेम है तो लैंग्वेज क्यों सेम आनी थी, वो भी एक आती थी, लेकिन नहीं हुआ। बट दोनों में मैंने जो खास बात देखी है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों ग्रेजुएट है। ऐसा नहीं कि एक 10वीं पास हो गया या वो नहीं हुआ। तो दोनों का सेम होने से दोनों का जो एजुकेशन है वो सेम ही हुआ, नागपुर में ही हुआ। एंड एक और बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि दोनों ने जॉब जो किया है वो पहले जो है मार्केटिंग में रहे। क्यों नीले जी, आप मार्केटिंग में थे ना, आप भी अलंकेश जी, तो दोनों ने भी मार्केटिंग में जॉब किया मैडम। एंड दोनों को रेलवे में गवर्नमेंट जॉब मिला। तो होरोस्कोप का इफेक्ट 70% दिखता है। मिस्टर नीले के जो फादर थे तो उनको मतलब सीवियर हार्ट अटैक आया था अचानक, और अलंकेश जी के फादर भी अभी कुछ साल पहले गए, तो वो भी थोड़ा उससे रिलेटेड गए थे। लेकिन कुंडली सेम है। फिर एक के फादर 10 साल पहले जाते हैं और एक के फादर बाद में जाते हैं 10-15 साल पहले। ऐसा क्यों हुआ है? फिर तो सेम होना चाहिए। तो मैंने बोला ये तो चैलेंजिंग है। बट सेकेंड टाइम मैंने और एक बात जब इन दोनों से टैली की तो दोनों की वाइफ भी रेलवे में सर्विस करती है। अब आप बताइए, दोनों तो करती ही है, बट इन दोनों की वाइफ भी रेलवे में सर्विस करती है और वो भी नागपुर रेलवे में। मतलब भगवान, इतनी सिमिलरिटी। दोनों का नेचर भी सेम है, इनको गुस्सा नहीं आता। और गौरतलब बात मैं बताना चाहूंगा नीलय जी के और अलंकेश जी के बारे में, दोनों की मदर को डायबिटीज है और दोनों भी अपनी मदर के बारे में बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान देते हैं। इनका जन्म जो है नीलय अवसरे जी का, तो इनका एक ही अस्पताल में जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक ही अस्पताल की 2 ब्रांच में हुआ है। जैसे नीलय जी का जन्म ईस्ट में हुआ है, वही हॉस्पिटल की वेस्ट ब्रांच में
अलंकेश जी आ गए। तो अगर आपको कुछ सवाल इनसे पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। तो मुझे ये बताइए, आप दोनों आज तक पहले कभी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिले? जी नहीं, नरेंद्र जी खुद फोन करके हमारे घर पे आए थे। जी। तो उस समय उन्होंने बताया तो मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगा था कि क्या बात कर रहे हैं करके, क्योंकि मुझे इसमें विश्वास वगैरह नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन जब उन्होंने टाइम बताया और फिर मैंने भी थोड़ा सा उनसे पूछा कहाँ हुए थे, कब हुए थे, तब थोड़ा सा मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वो मातृ सेवा संघ में हम भी हुए थे, वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में ये हुए हैं। आपको क्या महसूस हुआ जब आप एक दूसरे से मिले? मैंने तो जुड़वा फील किया। मेरे जैसा यानी मेरे उम्र का बर्थ करने वाला आदमी मैंने पहली बार मिला इनसे। अच्छा, तो आप नरेंद्र जी का शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए कि हम आपको नरेंद्र एक जी- भाई दे दिया उन्होंने। नहीं मैडम, इट्स रेयरेस्ट रेयर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं किस्मत वाला हूँ। देखिए आज इतने उम्र के बाद भी ये एग्जाम्पल मिलना बहुत रेयर बात है। एक शक्ल के 7 इंसान मिल जाएंगे मैडम, बट एक ही कुंडली वाले एक ही समय पे मिलने वाले लोग बहुत मुश्किल होता है। मैं कितने सालों से ये चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और ऊपर वाले ने मेरे शहर में ही दे दी मुझे। ये मैं सीक्रेट आप लोगों को बताऊंगा। मैं पहले से ही क्या बोलता हूँ कि कुंडली देख के आप भविष्य पूरा नहीं बता सकते। तो आपका राइट पाम ऐसा कीजिए, ये इनका जो राइट हैंड की लाइनें है ना मैडम, वो माउंट्स लाइन्स वगैरह इनके हाथ में अलग है, डिफरेंट है। मैंने दोनों के हाथ देखे। और आपका राइट हैंड ऊपर कीजिए, इनके हाथ में अलग है। इनका फेट लाइन, धन लाइन अलग निकला है, उसका अलग है, सन लाइन अलग आ रही है, मैरिज लाइन आ रही है। तो ये हाथ की लाइनों से इनका नेचर जो है थोड़ा अलग दिखा रहा है। तो हम लोग जो 100% की दावे करते हैं कि तुम्हारा फलाना होगा, तुम्हारी आयु इतनी, तुम्हारे मदर की उतनी, तुम्हारे फादर की उतनी, तुम्हारे बेटे ऐसे करेंगे, मैडम वी आर गोइंग रॉन्ग। और भी आपको कुछ पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, आपका हक है इन पे पूछने का। दोनों के खाने की आदत एक जैसी है या कुछ अलग अलग है? क्योंकि एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रियन है। मैं तो दोनों भी, यानी वेज नॉन वेज दोनों भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अलंकेश जी आप? वेज नॉन वेज दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों अपनी पसंद है। सिमिलरिटी बढ़ गई यार, अभी 72 हो गई अभी तो। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ नरेंद्र जी से। जी सर। जो डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूछा था जी, कि teamwork। मान लो एक एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, एक पॉमिस्ट मिल जाए या एक न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाए, और तीनों एक साथ मिल जाएं, तो क्या ये चांसेस और बढ़ जाते हैं प्रेडिक्शन के? जी जी, और मैं बताता हूँ आपको, डॉक्टर लोग टीम बनाते हैं, टीम। एस्ट्रोलॉजर लोग गैंग बनाएंगे। और आप लोग डर जाएंगे, वो प्लान करके आपको बताएंगे आपका टाइम भारी है, कल ऐसा होने वाला है, 7:30 ही आ रही है, ये आ रहा है। मुश्किल लगता है सर। चलो, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने साथ दिया और मुझे होप है कि मैडम मैंने भी आपके सामने एक ऐसा उदाहरण रखा है। ये बात बहुत अलग है, मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास है और लोग इससे कुछ सीखना चाहेंगे। तो मैं निलय अवसरे जी का और अलंकेश जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन मैडम, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ना मुझे आपकी फिल्म का ना एक गाने की 4 लाइनें गानी है। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। थैंक यू मैम।